वेलकम टू अभिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह टॉप 25 आपके लिए फिर से आ चुका है और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। भाई पहला प्रश्न हमारा है कि शारीरिक दक्षता क्षमता क्या होती है ना। तो भाई शारीरिक दक्षता क्षमता व्यक्ति का दैनिक जो कार्य करने की क्षमता है उसी को आप शारीरिक दक्षता क्षमता के नाम से जानते हो, है ना। शारीरिक दक्षता क्षमता उसमें होता क्या है कि भाई आपको सही से आहार, है ना, सही आहार, व्यायाम, है ना, व्यायाम और उसके बाद भाई आराम, है ना, आराम, आहार और सही व्यायाम जो है हासिल होती है। कहाँ से? ये जो दक्षता है वो हमें आहार, आराम और व्यायाम से हासिल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि मांसपेशियों की उस प्रकार को बताएं जो शरीर की गति करते समय सिकुड़ती है। बिल्कुल आपने देखा भाई एगोनिस्ट, क्या एगोनिस्ट जो है ये ऐसी मांसपेशी की प्रकार हैं जो कि शरीर की गति करते समय सिकुड़ते हैं, है ना, ये संकुचित होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए नैतिक चिकित्सीय जांच में क्या शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है? भाई नैतिक चिकित्सीय जांच है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगा तो उनका ये है कि भाई मधुमेह, क्या मधुमेह जो है, मधुमेह की जांच करने के लिए एक मूत्र परीक्षण, ये जो है उनका जांच जो है सबसे अधिक संभावना बढ़ जाता है। किसमें? भाई आप जो है रूटीन मेडिकल चेकअप में जब जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई मधुमेह जांच शामिल हो जाता है या फिर संभावना बढ़ जाती है ना, चेकअप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम, भाई पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उसके लिए आप क्या सबसे अच्छा करोगे या फिर सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा होगा? तो देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि अगर पेट की मांसपेशी की विकास करना है भाई तो आप जो है घुटने मोड़कर सिटअप लगाना, घुटने मोड़कर सिटअप लगाना, यह जो है पेट के मांसपेशी के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होगा, सबसे सही होगा। अब इसमें क्या है, आउटर भाग होता है ना, भाई ऊपर का भाग होता है, निचला भाग होता है, तो या फिर जो है आप जो है अपर क्रंच करें या फिर लोअर क्रंच करें, है ना, या फिर साइड क्रंच और क्रंच मशीन, ये सभी जो है आपके मशीन है या फिर जो है पेशियों का जो है समूह को सही तरीके से, है ना, पेट के अभ्यास के द्वारा जो आपका एक्सरसाइज है उससे आप सही कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि भाई घुटने को मोड़कर सिटअप लगाना जो है मांसपेशी के विकास के लिए, किसके? पेट के मांसपेशी के विकास के लिए सबसे सही व्यायाम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम, हमने पढ़ा इसके पहले कि भाई पेट के अभ्यास के लिए, तो पेट के अभ्यास के लिए घुटने मोड़कर सिटअप लगाना। अब यहां पूछा जा रहा है भाई जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है, तो भाई अगर जांघ का विकास करना है तो आप क्या करो कि जो है यहां पर जो है भाई कोई वजन के साथ क्या करो, अधिबैठक लगाओ। अधिबैठक मतलब भाई जैसे हम लोग बैठक लगाते हैं, पूरा नहीं लगाना है, वहां पर हाफ बैठक लगाना है ना। अधिबैठक लगाना है किसके लिए? भाई वजन के साथ अगर जो है अधिबैठक लगाएंगे तो जांघ का विकास पूर्णतः सही तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे क्लोज चोट कहा जा सकता है? निम्न में से किसे क्लोज चोट कहा जा सकता है? जो क्लोज चोट, इसके पहले भी मैं पढ़ाया हुआ हूं कि भाई कंट्यूजन जो है ना, कंट्यूजन जो है ये क्या है आपका क्लोज चोट है ना। ऐसे चोट इसको हम क्या सिंपल क्लोज या फिर सिंपल चोट के भी नाम से जानते हैं, है ना, सिंपल चोट के भी नाम से जानते हैं, सामान्य चोट या फिर इसी को हम क्लोज चोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार है? अगर हड्डी टूट जाए तो सबसे पहले कौन सा उपचार किया जाना सही होता है? तो सबसे बड़ी बात ये होती है अगर हड्डी टूट गई तो वहां पर तुरंत हम जो है वहां का हलचल, उसका मूवमेंट जो है वहां पर हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तुरंत रोक देनी चाहिए, है ना। क्या भाई वहां पर जो है मूवमेंट, उनका जो हलचल है उसको रोक देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि भाई क्या वहां पर अति क्षति पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य भाई कुछ भी बढ़ सकता है, जख्म जो है और बढ़ सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु कौन सा आसन महत्वपूर्ण है। भाई आपको क्या करना है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, तो उसमें जो है कौन सा जो है आसन सबसे अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा आसन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पद्मासन है, क्या पद्मासन जो है वो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन जो है माना जाता है। अब इसे करने से क्या होता है, स्मरण शक्ति के साथ साथ एकाग्रता आपकी बढ़ती है ना, एकाग्रता आपकी बढ़ती है और इसमें होता है भाई आपके मानसिक विकास जो है होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है। कौन सा भाई, रक्तचाप उपचार के लिए। तो रक्तचाप उपचार के लिए तो उसमें हम जो है कौन सा आसन करेंगे, तो वहां पर जो शवासन है ना, कौन सा शवासन जो है ये रक्तचाप उपचार के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे कारगर माना जाता है ना। अब इसमें शवासन के क्या क्या लाभ होते हैं, देखिए जो नाड़ी संस्थान होती है वो मजबूत होती है, किससे, शवासन से। या फिर जो है आपका उच्च रक्तदाब जो है उस पर भी नियंत्रण होता है, किससे, शवासन से, है ना। ये उसके बाद जो है आपका जो टेंशन होता है, मेंटली जो टेंशन होता है, मानसिक तनाव, वो भी जो है आपका बिल्कुल आराम हो जाता है, छुटकारा दिलाता है कौन, शवासन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि आरामदायक आसन है, इसी को हम कहते हैं भाई, है ना, क्या नाम से, भाई शवासन जो है क्या है, आरामदायक अगर आसन पूछा जाए तो इसमें जो सबसे सही है भाई शवासन। क्या, शवासन जो है आरामदायक आसन है ना। शवासन हो गया, मकरासन हो गया, ये सब जो है ये सब क्या है, आरामदायक है ना। ये जो है बिल्कुल आरामदायक। शवासन का कहने का तात्पर्य ये है भाई, शवासन कहने का तात्पर्य क्या है कि सौ मतलब होता है बिल्कुल सौ की तरह, बिल्कुल एकदम दिमाग, मन, शरीर सब कुछ बिल्कुल शांत कर दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि भाई शवासन कौन से वर्ग में आता है, कौन से वर्ग में आता है, कहने का तात्पर्य भाई यहां पर लिखा हुआ है कि आराम के लिए। तो आराम के लिए शवासन कौन से वर्ग में आता है, तो शवासन जो है आराम के लिए, वो चाहे नाड़ी संस्थान को मजबूत करने के लिए, चाहे रक्तदाब के नियंत्रण में, और चाहे मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए हम क्या करते हैं, शवासन करते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है। तो वो कौन सा आसन करना आवश्यक होगा, तो भाई सबसे अंत में जो है कोई भी हम जो है आसन करते हैं और अंत में अगर हम क्या शवासन कर लें, है ना, शवासन सबसे अंत में कर लें तो सब कुछ जो है आराम हो जाता है, शांति मिलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि शवासन के लाभ, शवासन के क्या लाभ हैं, तो शवासन के लाभ ये हैं कि उन्हें हम जो है भाई क्या करता है, यह शिथिलता प्रदान करता है। क्या, शिथिलता प्रदान करता है, शरीर को बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आराम, बिल्कुल रिलैक्स प्रदान करता है। कौन सा भाई, शवासन। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में, मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई ऐसा आसन है, कौन सा, शवासन मतलब मौत का आसन, या फिर मृत्यु का आसन मतलब भाई ऐसा हो जाओ, अपने शरीर को ऐसे बना लो कि बिल्कुल हम जो है अब इस माया मोह की दुनिया से दूर हो चुके हैं। बिल्कुल शिथिलता लाने के लिए इसको किया जाता है ना। अब ये क्या कि भाई जितने भी आसन हैं उनको करने के बाद जो है अंत में हम इसको करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, देखिए भाई यहां पर होता है, यहां पर जो है सीधे लेट जाना है ना, सीधे लेट जाना है, अपने बाजू को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है ना। अब गहरी गहरी सांस लो, बिल्कुल ऐसे फील करो कि हमारे आसपास कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें डिस्टर्ब करे, बिल्कुल आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, बिल्कुल सब कुछ आराम देना है, हमारे नाड़ी संस्थान को, हमारे मानसिक को, उच्च रक्तदाब जितने भी हैं सब कुछ में आराम हो जाएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, किसमें, योगासन करने के बाद जब आप शवासन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति में किया जाता है। अधोमुख स्थिति में, है ना भाई, इसमें प्रोलाइन के रूप में किया जाएगा, तो भाई शलभा आसन। कौन सा, शलभासन, है ना। शलभासन जो है यह किया जाता है अधोमुख स्थिति में, है ना। इस आसन को करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम पेट के बल लेट जाते हैं। क्या,
पेट की बल लेट जाते हैं और पैरों को पीछे की ओर फैलाते हैं, है ना, पैरों को जो है पीछे की ओर फैलाते हैं, बाजुओं को भी अपने यानी कि बाजू को भी पीछे की ओर फैलाएंगे और कलाइयों को जांघों के नीचे रखते हैं। जो कलाई है आपका, आप जो है जांघों को नीचे रखिए, उसके बाद फिर पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, है ना, जितना उठा पाए उतना उठाएं और छाती और सिर को भी ऊपर उठाते हैं। तो ये आपका क्या है, शलभा आसन है। क्या, शलभा आसन है, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास खास तौर पर मधुमेह की बीमारी ठीक करता है ना। ऐसा कौन सा योगाभ्यास है जो मधुमेह की यानी कि भाई आप उसको जानते हैं डायबिटीज के नाम से, क्या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो वज्रासन आपने सुना होगा, है ना, वज्रासन आपने सुना होगा। तो ये जो मंडूका आसन और वज्रासन है ना, वज्रासन और मंडूका आसन जो है, मंडूका आसन है ना, मंडूका आसन जो है, इन दोनों को करने से मधुमेह रोग दूर हो जाता है ना। इस प्रकार से जो है अनेक रोग जैसे अस्थमा, गठिया, मूत्र विकार, हृदय रोग, ये सभी जो है व्यायामों द्वारा उपचार इनका करते हैं। किसका, है ना भाई, जितने भी रोग हैं हम जो है किससे, योगाभ्यास से दूर कर सकते हैं। आप जो है ये देखिए कि भाई वज्रासन या फिर मंडूका आसन क्या करते हैं, मधुमेह जिसको हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं वो दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है। कौन सा आसन, भुजंग आसन। तो भाई भुजंग आसन जब भी किया जाता है तो वो जो दमा के रोगी होते हैं, कौन से भाई, चक्रासन हार्निया की बीमारी के लिए, है ना, चक्रासन कौन सा है भाई, हार्निया की बीमारी के लिए, और जबकि जो है ना भुजंग आसन वो दमा की बीमारी के लिए होता है। मधुमेह तो मैंने अभी आपको बताया, है ना, मधुमेह मैंने आपको बताया कि भाई मधुमेह जब भी हो तो वज्रासन, है ना, वज्रासन करना चाहिए, और दमा के रोगियों को क्या करना चाहिए भाई, उनको भुजंग आसन करना चाहिए, और हार्निया के रोगी को भाई चक्रासन करना चाहिए। क्या, चक्रासन करना चाहिए, है ना, जिसको हार्निया हो, ठीक है। तो भाई हमने कहा कि भुजंगा आसन जो है दमा की बीमारियों के लिए बिल्कुल लाभदायक होता है भुजंगासन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, योगासनों द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है। किसके द्वारा, योगासनों के द्वारा। भाई योगासन करेंगे तो आप हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। आप जब भी करेंगे तो भाई लचीलापन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाई उससे क्या होता है कि आपके नसें जो है कभी खिंचती नहीं है ना, चोटों से भी बचाव हो जाता है ना, चोटों से भी बचाव हो जाता है ना, चोटों से भी बचाव हो जाता है। जितने भी योगासन देखते हैं, चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, इसके पहले जितने भी मैंने बताया भाई आपके डायबिटीज के लिए वज्रासन हो गया, ये सभी करते हैं भाई आपका जो है शरीर बिल्कुल हो जाता है लचीलापन या फिर फ्लेक्सिबल हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कहा जा रहा है कि आसन किन प्रकार से योग के अंतर्गत आते हैं। तो भाई किस प्रकार के योग के अंतर्गत ये जो आसन है ना, ये जो जितने भी आसन है ना, वे सभी आते हैं हठ योग के अंतर्गत। भाई हठ योग के अंतर्गत बिल्कुल ध्यान रखना है, याद रखना है कि एग्जाम्स में आने से पहले आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जो आसन होता है ना वो हठ योग के अंतर्गत आता है। किसमें, अब इसमें करते हैं क्या है भाई, आसन को जो है हम मन में एकाग्रता लाने के लिए करते हैं। क्या, एकाग्रता लाने के लिए हम जो है करते हैं क्या, आसन करते हैं, है ना। इसमें विशेष मुद्रा रखना जो है, इसको जो है हम आसन के नाम से जानते हैं। आराम कहाँ मिलता है भाई, हमको जो है मन और शरीर में शक्ति प्रदान होती है। किससे, आसन के योग से, आसन के जो है हम जो अभ्यास से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं, ये सहमत हैं या फिर असहमत। देखिए भाई ये तो हम जो है क्या है, सहमत हैं। भाई सहमत इसलिए हैं कि आसन जो है शरीर द्वारा किए जाते हैं किंतु उसका जो सीधा प्रभाव होता है कहां पर पड़ता है, मस्तिष्क में, है ना। मस्तिष्क में जो है हमारा सीधा प्रभाव पड़ता है आसन करने का। इसमें क्या होता है भाई, हमने कहा था कि इससे मानसिक विकास, है ना, मानसिक विकास होता है, उसके बाद एकाग्रता बढ़ती है ना, कंसंट्रेशन, है ना, एकाग्रता बढ़ती है आसन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं। कौन से, द्वितीयक वायु के लक्षण। देखिए द्वितीयक वायु के लक्षण होते हैं सिर में दर्द होना। क्या, सिर में दर्द होना, या फिर त्वचा आपकी पीली पड़ जाना, है ना, या फिर छाती और मांसपेशियों में दर्द आना, छाती और मांसपेशियों में दर्द आना, या फिर जो है ऐंठन जो होती है ना, ऐंठन,
ईंधन जो है ये भी द्वितीयक वायु के लक्षण हैं। तो ये सभी कहने का तात्पर्य वही यहाँ पर हो जाएगा कि ये सभी जो है द्वितीयक वायु के लक्षण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। व्यायाम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी हृदय श्वसन संबंधी प्रक्रिया है? हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया कौन सी भाई है? तो इसमें देखते हैं कौन सी प्रतिक्रिया होनी है। तो भाई इसमें होनी है क्या? स्ट्रोक की मात्रा का बढ़ना। ये जो है किसमें? व्यायाम के दौरान। भाई व्यायाम के दौरान जो है स्ट्रोक की मात्रा तुरंत बढ़ जाएगी। उसके बाद भाई हृदय की गति बढ़ना ही बढ़ना स्वाभाविक है। और वेंटिलेशन दर का भी बढ़ना, क्या? वेंटिलेशन दर का भी बढ़ना जो है स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य ये तीनों जो है क्या है? ये तीनों जो है हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए पड़ता क्या है, जब व्यायाम आप करते हो तो भाई स्ट्रोक के आयतन में होती है वृद्धि, ठीक है ना। होती है आयतन किसके? स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि होती है। फिर हृदय के भी आकार में वृद्धि होती है ना, हृदय के आकार में वृद्धि होती है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसके शरीर में भाई आती है, स्तर में जो है क्या आती है? कमियां। कहने का तात्पर्य ये सभी जो है व्यायाम करने से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है ना। भाई हमारा जो फायदा होता है या फिर जो हमारे क्या होते हैं भाई स्वस्थ रहते हैं व्यायाम करने से। क्या क्या भाई? स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि और कोलेस्ट्रॉल की जो वो स्तर होती है वो गिर जाती है, कमी आ जाती है। और इससे होता है हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, एकदम फिट रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला कहा जा रहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना के अधिकतम तीव्रता, है ना, तीव्रता के प्रतिरोध से उबर पाने की एक मांसपेशी की क्षमता किस रूप में जानी जाती है? तो भाई किस रूप में? उसी को हम कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, मतलब इतनी तेज विस्फोट करेगी, है ना। कहने का तात्पर्य है कि विस्फोटक शक्ति या फिर आप उसको गतिशील शक्ति कहते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। तो भाई ये एक महत्वपूर्ण घटक ये है ना। ये जो है क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। जितनी जल्दी हो सके भाई उत्तेजना के है ना जो है अधिकतम तीव्रता के प्रतिरोध से उबर पाने की एक मांसपेशी क्षमता हम विस्फोटक शक्ति के नाम से जानते हैं। आई होप कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई साथ दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन यहां से आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा घटक है जो शारीरिक दक्षता यानी कि भाई स्वास्थ्य आपके वेलनेस को प्रभावित करता है? तो वही है आपका विस्फोटक शक्ति। क्या? विस्फोटक शक्ति जो है ना, विस्फोटक शक्ति शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य यानी कि वेलनेस को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार के जो आज टॉप 25 थे वो तो हो गए भाई यहाँ पर समाप्त। और अभिति क्लासेस जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें भाई सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।